बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस अहमियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिएक्शन कांस्टेंट को मालूम करने की कोशिश करेंगे वो होता क्या है। हम केसी के बारे में तो जानते ही हैं कि केसी इज़ इक्वल टू एक आम जनरल इक्वेशन के लिए उसकी वैल्यू होती है कुछ इस तरह। ये अगर जिस किसी को नहीं पता ये कैसे निकाली है तो वो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये देख सकता है। मैंने फिर भी एक गेस देता हूँ कि मैंने एक जनरल इक्वेशन ली थी, उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ था और जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ था तो हमारे पास केसी की वैल्यू मैंने डिराइव की थी इस तरह। ये केसी की वैल्यू C फॉर कंसंट्रेशन होता है। अच्छा, ये केसी की वैल्यू तब निकलती है जब इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो उसे हम क्यूसी कहेंगे। सेम वैल्यूज सेम प्रोसीजर निकालने का केसी की वैल्यू, लेकिन सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर अब एक रिएक्शन, हमारे पास एक चार्ट ले लेते हैं हम। ये हमारे पास रेट है ऊपर की तरफ और ये हमारे पास टाइम है। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो शुरू में हमारे पास ये ज़्यादा है, ये है, और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये बन रहे हैं, यानी कि ये तो ना होने के बराबर है। यानी टाइम ज़ीरो है, टाइम स्टार्ट हुआ है और फॉरवर्ड रिएक्शन अपनी टॉप गियर पर है और ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये बन रहे हैं, ये आपस में रिएक्ट करके ये बन जाते हैं, तो इसलिए इसकी रेट डिक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह लेकिन इसके ऑपोजिट ये होता है कि रिवर्स रिएक्शन की रेट बढ़ रहा होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों बराबर होते हैं। रेट इसलिए बढ़ रहा होता है क्योंकि अगर ये कम हो रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से और रिवर्स रिएक्शन तेज़ हो जाता है। इस पॉइंट पर जो हमें वैल्यू अचीव होगी इस फार्मूला में दर्ज करने से वो होगी केसी की, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और ये एट एनी टाइम, एट ए गिवन टाइम, एट टी इज़ इक्वल टू कुछ सेकंड्स कर लें, कुछ मिनट्स कर लें, जितना लंबा रिएक्शन होगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इस पॉइंट पर मैं इन दोनों की कंसंट्रेशन लूँ, इस पॉइंट पर तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी उसे क्यूसी कहते हैं। इसलिए इसे रिएक्शन कांस्टेंट कहते हैं। इसका हमारे इन दो टर्म्स के साथ क्या ताल्लुक़ है? बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अखज़ करते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? इसमें क्यूसी का क्या किरदार है? क्यूसी का किरदार बेसिकली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में। मिसाल के तौर पर अगर एक रिएक्शन फर्जी हुआ है, मिसाल के तौर पर SO2 और O2 रिएक्ट करते हैं और फॉर्म कर बनाते हैं SO3। इसे बैलेंस किया तो हमारे पास आया 2 और 2 लगाने से बैलेंस हो गई। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अभी अचीव नहीं हुई। अभी कुछ सेकंड के बाद मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि मेरा रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो गया। तो फ़र्ज़ करें ये एक मिक्सचर कंटेनर था जिसमें मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया था। तो ये कंटेनर बंद है और इसमें ये तीनों का मिक्सचर मौजूद है। अब किसी भी एट एनी टाइम मैं इसमें से मिक्सचर निकालता हूँ और इसका एनालिसिस करता हूँ, तो और मैं इनकी बारी बारी कंसंट्रेशन निकालता हूँ। तो जो वैल्यू मेरे पास QC की आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, SO3 का स्केयर, क्योंकि ये जो मोल्स होते हैं वो पावर बन जाते हैं। प्रोडक्ट ऊपर होती है, रिएक्टेंट नीचे होते हैं और दोनों का प्रोडक्ट होता है, इसकी पावर 2 और O2 की। ये ब्रैकेट्स पहले भी बता चुका हूँ, ये उनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो हमारा कंटेनर से जो मिक्सचर निकलेगा उनमें से हर एक का एनालिसिस से हम कंसंट्रेशन मालूम करेंगे और इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास QC की वैल्यू आ जाएगी। अब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायरेक्शन रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर QC की वैल्यू बहुत बड़ी है
या मैं कम कह देता हूँ, पहले कम है Kc से। इसका मतलब ये है कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुँचे नहीं, वो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी ये T टाइम इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स ज़्यादा है और ये फाइनल टाइम है जहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट्स ही ज़्यादा हैं। अब बीच में कहीं Kc हमारे पास मौजूद है। अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है और मैं यहाँ पर पहुँचकर T टाइम, कुछ टाइम के बाद मैं इस रिएक्शन में से मिक्सचर निकालता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि Qc की वैल्यू और Kc की वैल्यू एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर इसमें इस Kc से कम है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अभी उसने इक्विलिब्रियम को अचीव करना है, तो वो आगे की सिमत में आगे बढ़ेगा, यानी कि रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन उसको आगे लेके जा रहा होगा Kc को अचीव करने के लिए, दाएं से बाएं होगा कह लें, क्योंकि इसमें डोमिनेंट होगा, हम ये कह सकते हैं। उसमें वो जो रिएक्शन है वो फेवर करेगा प्रोडक्ट को, क्योंकि वो प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहता है। तो प्रोडक्ट फेवरिंग अभी इस सूरत हाल में रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं अगर ऐसी कोई सूरत हाल है कि Qc की वैल्यू ज़्यादा है, अब आप ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है तो वो आगे क्यों जाएगा। असल में ऐसा हो सकता है कि जब हम प्रोडक्ट की तादाद बढ़ा दूं या कम कर दूं तो इससे रिएक्शन पर असर पड़ता है, क्योंकि एक लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट का इन्हिसार उसमें मौजूद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर होता है। तो फ़र्ज़ करें अगर इस मिक्सचर में जो हमारे पास मिक्सचर मौजूद है उसमें SO3 की मैं इजाफी वैल्यू ऐड कर दूं, तो हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो इस वजह से रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स इस केस में रिएक्टेंट्स रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, तो वो रिवर्स रिएक्शन डोमिनेट हो जाएगा। मिसाल तो इस सूरत में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो Qc की होगी। तो इस सूरत में Qc की जो वैल्यू ज़्यादा है इसलिए वो फॉरवर्ड मूव करेगा। तो इस सूरत में एक तो रिएक्शन फॉरवर्ड है, सॉरी बैकवर्ड है, और फेवरिंग कर रहा है। अगर ओवरऑल देखूं तो रिएक्टेंट्स फेवरिंग है। रिएक्टेंट्स मैं पूरी इक्वेशन को देख रहा हूँ, सिर्फ रिवर्स रिएक्शन की रिएक्टेंट्स की बात नहीं कर रहा। जब मैं सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात करूँ तो इसमें मैं पूरी रिएक्शन को देख रहा होता हूँ। तो ये रिएक्टेंट्स फेवर है क्योंकि वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि Qc बराबर हो जाता है Kc की वैल्यू के, तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ होगा। तो यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम है, तो यानी कि अगर Qc Kc के बराबर हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन किसी सिमत में नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अपनी स्टेबल स्टेट को पहुंच चुका है, उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है रिएक्शन में। तो इस तरह हम Qc और Kc की वैल्यू को कंपेयर करके डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन की हद, रिएक्शन की बाउंड्री को, कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल यही मिसाल लेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास Kc एक रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, Kc वैल्यू इज़ वेरी लार्ज एट फॉर पार्टिकुलर रिएक्शन। तो हम ये देख सकते हैं क्योंकि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते गए और एंड में कहीं जाकर उन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन किया। यानी कि अगर ये रिएक्टेंट हैं ज़्यादा और ये प्रोडक्ट हैं ज़्यादा, तो इक्विलिब्रियम जो अटेन हुआ है
वो काफ़ी देर बाद हुआ है, क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो यानी कि ऐसे जैसे हम इस तरह मूव करेंगे तो केसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि केसी में प्रोडक्ट्स ऊपर होते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे होते हैं। प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे केसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्ट्स जैसे जैसे ज़्यादा होते जाएंगे केसी की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो केसी की बड़ी वैल्यू ये हमें ये बता रही है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। ये हम इक्वेशन के ज़रिए भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस्म में आ रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। तो इस तरह केसी की बड़ी वैल्यू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं रिज़ल्ट ये लिखूँगा, प्रोडक्ट्स आर अबंडेंट प्रोडक्ट्स अबंडेंट है तो जाहिर बात है कि रिएक्टेंट्स तो कम ही होंगे। तो दूसरा, हम अगर केसी की वैल्यू स्मॉल हो, केसी वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, केसी की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज़ होगा। ये हम प्रोपोर्शनैलिटी से भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो बटे के नीचे है उसके लिए, तो इसकी कीमत ज़्यादा होने से केसी की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं रिएक्शन के स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ये ऐसे रिएक्शंस हैं। बाज़ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि हम इक्वली अभी मिक्सचर रिएक्ट करना शुरू ही करता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, और वो रिएक्टेंट रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, वो आगे और ना प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। तो ये हमारे पास केसी अचीव हो जाता है जब उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स आर अबंडेंट, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे। अब तीसरी ये है कि केसी की वैल्यू इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है ना उसकी वैल्यू बहुत कम है, यानी कि दरमियान में कहीं पर मौजूद है केसी। तो हम ये देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तकरीबन यानी कि बराबर है। और हम तो ये लिख सकते हैं फिर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इक्वल होती नहीं है, बस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो इस तरह हम केसी की वैल्यू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी रिएक्शन की, किसी पार्टिकुलर रिएक्शन की, हर रिएक्शन की केसी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ये बात आपने याद रखनी है। और एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर भी डिफरेंट होती है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से केसी की वैल्यू पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर और एट ए पार्टिकुलर रिएक्शन, किसी ख़ास रिएक्शन के लिए और ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर के लिए केसी की वैल्यू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल है या किस हद तक उसने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बनाया। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स के लिए आप तैयार रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।